विक्रांत अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसे कॉल आया। कॉल करके एक सर्वेंट ने किया था। नौकर ने बताया कि पंछी अचानक बेहोश हो गई थी और कुर्सी से गिर गई थी, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। पंछी की तबीयत खराब होने के नाम पर विक्रांत फिर से जैसे डर गया। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही विक्रांत के दिमाग में फिर से वही सारी बातें घूमने लगी। जब मल्होत्रा ने पंछी पर हमला किया था, उसे खुद नहीं पता कि कब वह ऑफिस से निकला, कब गाड़ी में बैठा और कब अस्पताल पहुंचा। उस वक्त सिर्फ पंछी उसके दिमाग में चल रही थी। जब खून से लथपथ उसकी बाहों में थी, अस्पताल पहुंचते ही गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी के दरवाजे को उसने बंद करने की जरूरत भी नहीं समझी और वह अस्पताल के अंदर भागा। रिसेप्शन पर जाकर पता चला कि पंछी 3rd फ्लोर पर है। विक्रांत जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ही दौड़ते हुए ऊपर आया। उसे सामने ही लक्ष्मी जी, बालकृष्ण जी और साथ में दादाजी भी दिखाई दिए। अचानक से इतनी तेजी से दौड़ते हुए आने के कारण उसके सांस फूलने लगी थी। वो वहाँ आया और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, पंछी क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है? उसको इस तरह से देखकर सब हैरान थे। उनमें से किसी ने भी विक्रांत को नहीं बताया था पंछी के बारे में, कारण सबको पता था कि विक्रांत इसी तरह से घबरा जाता। लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए उसके पीठ को सहलाकर बोली, बेटा पहले शांत हो जाओ, और इस तरह से भागकर क्यों आए हो तुम? अम्मा पहले यह बताइए, पंछी कैसी है? वो ठीक है, अभी आएगी बाहर, लक्ष्मी जी ने कहा। वो ठीक है और बाहर आ रही है। यह सुनकर विक्रांत के जान में जान आई। क्या हुआ था, कैसे गिर गई थी, और उसे कहता कौन है काम करने के लिए? आप सब रहते हो ना घर पर, क्यों नहीं डांटते उसे? विक्रांत ने तीनों की तरफ देखते हुए कहा। बालकृष्ण जी विक्रांत को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पहले तुम यह हाइपर होना बंद करो और ध्यान से हम सबको देखो। हम भी पंछी से प्यार करते हैं, हम में से कोई तुम्हारी तरह हाइपर नहीं हुआ। दादाजी अपनी छड़ी को ज़मीन पर मारते हुए कहते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, इसकी तरह साइको नहीं है। विक्रांत तीनों के चेहरे को देखता है, जहाँ कोई टेंशन और चिंता नजर नहीं आ रही थी, बल्कि सभी मुस्कुरा रहे थे। बालकृष्ण जी अपने साथ वाली टेबल पर रखे हुए पानी के बोतल को विक्रांत की तरफ देते हुए बोले, पानी पियो और अपने दिमाग को पहले शांत करो और मेरी बात सुनो। विक्रांत ने पानी के 2-3 बड़ी बड़ी घूंट पीकर बोतल फिर से टेबल पर रखते हुए बोला, मुझ में पेशेंस बहुत है, लेकिन बात जब पंछी की आती है, मैं खुद नहीं जानता मेरी समझदारी और मेरा पेशेंस कहाँ चला जाता है। कहते कहते उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तभी विक्रांत के पीछे से आवाज़ आई, कम से कम मुझे फ़ोन कर लेते, मैं बता देती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पंछी की आवाज़ थी। विक्रांत ने पीछे घूमकर पंछी को सही सलामत अपने सामने मुस्कुराते देखकर एक गहरी सांस ली और तेज कदमों से जाकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, कह तो रहा हूँ कि दिमाग काम करना बंद कर देता है जब तुम्हारी कोई बात आती है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही बता नहीं सकता क्या क्या चीज़ दिमाग में घूम रही थी। वह पंछी से अलग हुआ और उसको सर से लेकर पैर तक देखकर अपने हाथों से उसे महसूस करते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा लगी नहीं ना? पंछी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने एक बार थोड़ा झुककर विक्रांत के पीछे खड़े अपने पूरे परिवार को देखा। लक्ष्मी जी ने हाँ में अपनी गर्दन घुमाई और बालकृष्ण जी के साथ वहाँ से जाने लगी। दादाजी भी उसके पीछे पीछे चले गए। विक्रांत अभी पंछी को अपनी बाहों में भरे हुए था। मुझे कुछ कहना है आपसे, विक्रांत अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला। बोलो। छोड़िए मुझे, आपके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन आते हैं यह भी तो देखना है ना मुझे, पंछी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली। विक्रांत मुस्कुराकर उसे थोड़ा ढीला छोड़ता है तो पंछी विक्रांत के गले में अपने हाथों को लपेटते हुए कहती है, आपने मुझसे कहा था कि हमें एक नन्हा विक्रांत या नन्ही पंछी के बारे में सोचना चाहिए। विक्रांत ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। विक्रांत, आई एम प्रेग्नेंट, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक नन्हा सा विक्रांत होगा।
विक्रांत को कुछ सेकंड लगा इन सारी चीज़ों को अपने दिल और दिमाग में सेट करने में, और फिर पंछी की तरफ देखकर चमकती आंखों से बोला, सच कह रही हो, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। पंछी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। विक्रांत ने फिर से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ओह गॉड पंछी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अब पूरी ज़िंदगी जो कहोगी सब करूँगा। मतलब अगर मैं आपको नन्हा विक्रांत नहीं देती तो नहीं करते। विक्रांत उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, तब भी करता और अब डबल कर दूंगा। तभी पंछी के फ़ोन पर रिंग बजने की आवाज़ आई। उसने फ़ोन उठाकर विक्रांत को दिखाते हुए कहती है, अम्मा हैं, सभी इंतज़ार कर रहे होंगे, चले? नहीं, अब से तुम्हें ज़मीन पर पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, कहकर उसने पंछी को अपने गोद में उठाया। विक्रांत, यह हॉस्पिटल है, पब्लिक प्लेस पर सब देखेंगे, पंछी धीरे से बोली। हु केयर्स? विक्रांत सिंह कभी किसी की केयर नहीं करता। अपनी नज़र छोटी करके घूर कर विक्रांत को देखा। एक्सेप्ट माई फैमिली, उसने बाद में यह जोर दिया। विक्रांत जो कि एक बिगड़ैल बच्चा था और बिगड़ैल रईस ज़्यादा था, वक्त के साथ मैच्योर हुआ और आज उसमें काफ़ी समझदारी है और रिश्तों की समझ है। और पंछी जो बचपन से ही समझदार थी और अपने पेरेंट्स को लेकर हमेशा ही रिस्पॉन्सिबल थी, आज पेरेंट्स को लेकर तो रिस्पॉन्सिबल है, पर विक्रांत के लाड़ प्यार ने उसकी समझदारी को कहीं कोने में छुपा रखा है। एक बिगड़े बच्चों की तरह वह विक्रांत से अब अपनी हर जिद पूरी करवाना जानती है और इसके लिए उसे आए दिन लक्ष्मी जी से खूब डांट भी सुनने को मिलती है। और जैसा कि पंछी बिगड़ चुकी है, उसे उस डांट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता और फिर से वही काम करती है। विक्रांत ने पंछी से वादा किया था कि जल्दी आकर पंछी को उसके फेवरेट हीरो की मूवी देखने के लिए लेकर जाएगा, पर अचानक से कुछ अर्जेंट काम आ जाने के कारण वह वक्त पर नहीं आया और उसकी नखरीली बेबी अब उससे रूठी हुई है। विक्रांत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है पंछी को मनाने की, लेकिन विक्रांत के कितना भी मनाने का पंछी पर कोई असर नहीं हो रहा है। अपने 4 साल के बेटे को अपने गोद में लिए पंछी सोफे पर बैठे उसके बालों में कंघी कर रही थी। लक्ष्मी जी ने मन्नत मांगी थी कि वह उसका मुंडन तिरुपति बालाजी में जाकर जब उसका 5वां साल शुरू हो जाएगा तब करवाएंगे। इस कारण से पंछी और विक्रांत के इस छोटे से बेटे के बाल खूब लंबे लंबे हैं। पंछी उसके बालों को प्यार से कंघी कर रही थी और गुस्से से इस वक्त विक्रांत को घूर रही थी, जबकि विक्रांत बेचारा रिक्वेस्ट कर कर के जब हार गया तो बिस्तर पर अपने पैरों को फैलाए पंछी को देखते हुए बैठ गया। पंछी, क्या बचपना है, तुम जानती हो ना, मैं कभी तुम्हें मना नहीं करता। अर्जेंट काम आ गया था, इसके लिए लेट हो गया। सब मुझे कह रहे थे कि एक बार बच्चे हो जाते हैं तो सारे पति मतलबी हो जाते हैं। सब सही कह रहे थे, अब आप भी मतलबी हो गए हो। पंछी, अभी तो हमें सिर्फ 2 बच्चे हुए हैं, तुम 200 बच्चों को भी जन्म दोगी ना, फिर भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगा। विक्रांत, फालतू की बातें मत कीजिए, पंछी मुंह बनाते हुए बोली। तो तुम पास आओ, प्यार की बात करता हूँ, विक्रांत अब पंछी को छेड़ते हुए कहा। पंछी ने घूर कर विक्रांत को देखा और अपने उस 4 साल के बच्चे को अपने गोद में उठाकर और कमरे के बाहर निकल गई। विक्रांत मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे कमरे के बाहर आता है। बहुत दिनों के बाद पंछी उससे रूठी थी, इसलिए विक्रांत उसे मनाने के अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। वो पंछी की हर बात मान जाता था, इसलिए पंछी को कभी भी नाराज होने का मौका नहीं मिला। हॉल में नौकर इस वक्त डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे थे। पंछी गोलू को त्रिभुवन जी के गोद में देते हुए डाइनिंग एरिया की ओर चली जाती है, जबकि हॉल के सोफे पर त्रिभुवन जी, बालकृष्ण जी और घर के बाकी सदस्य भी इस वक्त गोलू के साथ खेल रहे थे। विक्रांत भी उन सभी के बीच में आकर बैठ गया और पंछी को छेड़ते हुए बोला, पंछी, तुमने मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाया आज। घर में सबको पता था कि पंछी आज विक्रांत से नाराज है, इसलिए विक्रांत के यह कहते ही सबकी नज़र विक्रांत की तरफ गई, जो मुस्कुराते हुए पंछी को छेड़ रहा था।
पंछी ने पलटकर विक्रांत की तरफ देखा और फिर डाइनिंग एरिया से चलकर विक्रांत के सामने वाले सोफे पर आकर बैठते हुए बोली, क्यों, मैं क्यों बनाऊं आपके लिए खाना? मैं तो अब यूजलेस हो गई हूँ ना। आप ऑफिस में किसी को कहिए बना दे आपकी पसंद का खाना। आजकल ज़्यादा वक्त तो वहीं बीतता है आपका। लक्ष्मी जी अपने कमरे से बाहर आ रही थी। पंछी की बात सुनते ही गुस्सा होते हुए बोली, पंछी, समझ नहीं आता तुझे? कौन सा बहुत लेट हो गया था? तब से देख रही हूँ वो तुझे मना रहा है और तू अपने नखरे दिखा रही है। पंछी ने अपनी माँ की तरफ देखा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को घूर रही थी। विक्रांत लक्ष्मी जी से बोला, कुछ नहीं अम्मा, बस गलती मेरी थी, मैं लेट हो गया। अच्छा, तुम लेट हो गए थे? लक्ष्मी जी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, और कितना लेट हो गए थे, जरा मुझे भी तो बताना। 10 मिनट लेट हो गया था अम्मा, विक्रांत ने हंसते हुए कहा, क्योंकि विक्रांत भी जानता था कि वो लेट तो बिल्कुल नहीं हुआ था। 10 मिनट तो यूं ही एडवर्टाइजमेंट और प्रोमो इंट्रोडक्शन में निकल जाता है। लक्ष्मी जी पंछी की तरफ देखकर बोली, उस 10 मिनट में क्या मिस हो गया तेरा मूवी में, यह बता। तभी एक 4 साल की प्यारी सी बच्ची अपने हाथ में एक बड़े से डब्बे को लेकर विक्रांत की तरफ चलते हुए आई। वह बिल्कुल पंछी की कार्बन कॉपी लग रही थी। यह है पंछी और विक्रांत की बेटी पीहू। पंछी को जुड़वा बच्चे हुए थे। ब्लैक कलर की रिबन से 2 चोटी कसकर बंधा हुआ था। डाडा, यह खा लो, मम्मा आपको बहुत प्यार करेंगी, कहकर उसने अपने साथ लाया हुआ डब्बा, जो कि वह बहुत मुश्किल से उठा रही थी, विक्रांत की तरफ बढ़ा देती है। डब्बा प्लास्टिक का तो था, लेकिन ट्रांसपेरेंट था और इसलिए उस डब्बे में क्या है, यह देखते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मूंगफली, पंछी धीरे से फुसफुसाई। विक्रम झट से डब्बा उसके हाथ से लेते हुए बोला, अरे मेरा प्यारा बेटा, आ जाओ। उसने अपनी बेटी को गोद में लिया और उस डब्बे को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। पंछी लक्ष्मी जी की तरफ देखते हुए बोली, देखा, यह भी मेरी दुश्मन है, जानबूझकर मूंगफली लाकर दे रही है ताकि खाकर बीमार हो जाए। पीहू अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, जब जब डाडा बीमार हो जाते हैं मम्मा, फिर आप डाडा की केयर भी तो बहुत करते हो ना, तो क्या तुम जानबूझकर बीमार कर दोगी अपने डाडा को? पंछी उठकर मूंगफली का डब्बा विक्रांत के हाथ से छीनते हुए बोली। छोटी सी पीहू विक्रांत के गले में अपने हाथ को लपेटकर अपने गाल को विक्रांत के चेहरे से लगाते हुए बोली, मम्मा, मेरे डाडा से लड़ाई नहीं करो, आप बहुत लड़ते हो मेरे डाडा से। मेरे डाडा देखो कितने प्यारे हैं। पीहू और विक्रांत दोनों मुस्कुराकर पंछी को देख रहे थे। इन दोनों बाप बेटी की ये नौटंकी वाली हरकतें देखकर पंछी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। वह कोशिश कर रही थी कि वह ना हंसे, लेकिन मुस्कुराहट को वो छुपा नहीं पाई और मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखने लगी। पीहू ताली बजाते हुए बोली, डाडा, मम्मा मान गई। विक्रांत पीहू के गाल पर किस करते हुए बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा मान गई, कहकर उसने एक फ्लाइंग किस पंछी की तरफ उछाला। पंछी अपने दोनों तरफ देखती है, लेकिन अगल बगल में कोई नहीं था। सभी डाइनिंग एरिया की ओर चले गए थे। वह भी उठकर डाइनिंग एरिया की ओर आ गई। पंछी और विक्रांत अपने दोनों बच्चे पीहू और विराट के साथ इस वक्त बच्चों के लिए लगाए गए एक कार्निवल में आए थे। यह कार्निवल शहर से थोड़ी सी दूरी पर था। पीहू और विराट 5 साल के हैं। दोनों अपनी मम्मी पापा के साथ कार्निवल को एंजॉय कर रहे थे। तभी विराट की नज़र अपनी बहन के हाथ में मौजूद एक डॉल पर पड़ी। वो डॉल पीहू को विक्रांत ने खरीद कर दिया था और पीहू उस डॉल को अपने बच्चों की तरह सीने से लगाए सभी जगह पर घूम रही थी। विराट अपनी बहन के हाथ से उस डॉल को खींचते हुए बोला, पीहू, यह मुझे दो। पीहू अपने डॉल को खींचकर अपने दूसरे हाथ में कसकर पकड़ते हुए विराट के हाथों पर मारते हुए बोली, मैं 5 मिनट बड़ी हूँ तुझसे, दीदी बोल मुझे, और यह मेरी डॉल है, मेरी डॉल तुझे क्यों दूँ? वैसे भी बॉयज डॉल से नहीं खेलते। विक्रांत और पंछी इस वक्त उन्हीं के पास खड़े थे। पंछी जहाँ इस वक्त वीडियो कॉल पर लक्ष्मी जी से बात कर रही थी, तो विक्रांत अमर से कुछ बात कर रहा था। जैसे ही दोनों ने फ़ोन कट किया,
सामने अपने दोनों बच्चों के बीच इस तरह एक गुड़िया को लेकर खींचातानी होते देखा। विक्रांत पीहू को गोद में उठाते हुए बोला, क्या हुआ मेरा बच्चा? डाडा, आपका यह बेवकूफ़ बच्चा मेरी डॉल मुझसे छीन रहा है। पीहू विराट की ओर इशारा करते हुए बोली। पंछी ने विराट को गोद में उठाया और पीहू को डांटते हुए बोली, तेरा छोटा भाई है, दे देगी तो क्या होगा? यह मेरी डॉल है, डाडा ने दी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। कहकर पीहू ने एक हाथ से विक्रांत के गले को पकड़ लिया तो दूसरे हाथ से अपनी उस डॉल को छुपा लिया, मानो जैसे अपने पापा और अपनी डॉल इन दोनों में से किसी को भी वह शेयर नहीं करेगी किसी के साथ। विक्रांत अपनी बेटी के गाल पर किस करते हुए बोला, बच्चा वो भाई है ना तुम्हारा, फिर भी मैं नहीं दूंगी। कहकर उसने अपने चेहरे को विक्रांत के गले में छुपाया और अपने डॉल को अपने सीने से लगाए रखा। विराट को अपने गोद में लेकर पंछी गुड़िया की दुकान की तरफ बढ़ते हुए बोली, चलो मैं तुम्हारे लिए एक नई डॉल खरीद कर देती हूँ, ठीक है? और देखना, मैं छूने नहीं दूंगा। पीहू को विराट गुस्से से बोला, बेटा बड़ी है ना तुमसे, दीदी बोलो उसे। नहीं, पीहू है, विराट चिढ़ते हुए बोला। पंछी ने विराट को उस डॉल की दुकान के पास नीचे उतारा और वहाँ पर सभी डॉल्स को देखने लगी। विराट भी अपने लिए एक डॉल ढूंढ रहा था। आज से पहले उसे कभी गुड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आज अपनी बहन की गोद में उस डॉल को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे भी एक डॉल मिलनी चाहिए। और तभी विराट की नज़र उस खिलौने की दुकान के बगल में रो रही एक छोटी सी बच्ची पर गया। विराट ने पंछी की तरफ देखा, जो कि 3-4 गुड़ियों को अपने सामने रखकर उनमें से एक गुड़िया पसंद कर रही थी। मॉम, मैं वह डॉल लूँगा, मैं लेकर आता हूँ। कहकर बिना पंछी का जवाब जाने विराट उस तरफ बढ़ गया। वह जब तक यहाँ आता और उस डॉल को गोद में उठाता, उससे पहले ही एक खूबसूरत सी लड़की जिसने आसमानी रंग की साड़ी पहन रखी थी, उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, अरे आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ आपको? विराट वहाँ पर पहुँचा। खूबसूरत लड़की को देखकर बोला, आंटी वो मेरी डॉल है, मुझे दे दीजिए। वह खूबसूरत लड़की जिसका नाम नंदिनी था, वह मुस्कुराकर विराट को देखते हुए बोली, ये तुम्हारी सिस्टर है? नहीं, वो मेरी डॉल है, लाइए दीजिए। कहकर उसने अपने दोनों हाथों को नंदिनी की तरफ फैला दिया, जैसे कि अपनी डॉल को अपनी गोद में लेना चाहता हो। नंदिनी को इतने छोटे बच्चे के गोद में इस बच्ची को देते हुए थोड़ा सा अजीब लगा, तो नंदिनी बोली, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? मैं उनके पास दे दूँगी। विराट चिल्लाते हुए बोला, आपको समझ नहीं आ रहा, वो मेरी डॉल है, मेरी डॉल को दीजिए मुझे। कहकर उसने उस बच्ची के पैरों को पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। इस चक्कर में इस तरह पैर के खींचे जाने पर बच्ची, जो कि नंदिनी के गोद में आते ही थोड़ी चुप हो गई थी और जोर से रोने लगी। नंदिनी विराट के हाथ को उस बच्ची के पैरों से हटाते हुए बोली, कैसे भाई हो? ऐसे कोई अपनी बहन को तकलीफ देता है? कितनी बार कहूँ आपसे, ये मेरी बहन नहीं, मेरी डॉल है। विराट इस तरह गुस्से में बोला तो नंदिनी को भी उस छोटे से बच्चे की इतना एंगर देखकर ताज्जुब हुआ। विराट उस बच्ची को देख रहा था और उसे लेने के लिए उत्सुक हो रहा था। नंदिनी ने सोचा कि उस बच्चे को देकर यहाँ से चली जाएगी। तभी कार्तिक, उसका पति, उसके पास आते हुए बोला, जान क्या हुआ, वहाँ से इस तरफ क्यों आ गई? कुछ नहीं मिस्टर कपूर, यह बच्ची यहाँ रो रही थी, मैंने इसे अपने गोद में लिया तो यह बच्चा बोल रहा है यह उसकी डॉल है। मैंने कहा मम्मी पापा को बुलाओ तो दे देती हूँ, तो ये मुझ पर गुस्सा हो रहा है। बच्चा छोटा है लेकिन गुस्सा कितना है इसके अंदर। विराट कार्तिक की तरफ देखकर बोला, इनसे कहिए मेरी डॉल मुझे लौटाए। बच्चे, मेरी जान से तमीज से बात करो। कार्तिक ने वार्निंग वाली लुक के साथ विराट से कहा। विराट कार्तिक को घूरते हुए बोला, आपकी जान ने मेरी डॉल को पकड़ा हुआ है, मेरी डॉल मुझे दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तक पंछी, जो कि कब से विराट को उस पति पत्नी से बहस करते देख रही थी पर कुछ सुन नहीं पा रही थी, वो भी अब उन तीनों के पास पहुंच चुकी थी। आई एम सॉरी,
क्या हुआ कहकर पंछी ने विराट के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। नंदिनी पंछी को देखकर बोली, यह आपकी बेटी है, यह बच्चा आपका बेटा है। क्या हुआ, कुछ किया इसने? पंछी बोली, हाँ ये आपकी बच्ची है। देखिए ये एक कार्निवल है, इस तरह बच्चों को छोड़कर कहीं जाना ठीक नहीं है। नंदिनी ने छोटी बच्ची की ओर इशारा किया। नहीं, आई एम सॉरी, बट यह मेरी बच्ची नहीं है। पंछी ने कहा, मॉम यह मेरी डॉल है। विराट पंछी की तरफ देखकर बोला। विराट, पंछी ने थोड़ा सा जोर से विराट की तरफ बोला और उंगलियों से चुप होने का इशारा करने लगी। विक्रांत जाकर पंछी के बगल में खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम दोनों को क्या एक डॉल खरीदने नहीं हुआ इतनी देर में? तभी उसकी नज़र सामने नंदिनी और कार्तिक पर गई। कार्तिक कैसा है? कार्तिक विक्रांत को पहचानते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर एक दूसरे के गले मिलकर कार्तिक नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, विक्रांत, माय वाइफ, माय जान नंदिनी। ओ, तो यह तुम्हारी जान है। नाइस टू मीट यू नंदिनी, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नंदिनी अपने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और यह है पंछी, मेरी पंछी। कार्तिक और नंदिनी भी पंछी के सामने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। विक्रांत के गोद में अभी पीहू थी। विक्रांत पीहू को गोद से नीचे उतारा और कार्तिक से बोला, मेरी बेटी पीहू और यह है विराट, बहुत प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, और तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। कार्तिक बोला। विक्रांत कार्तिक की बात पर हंस पड़ा तो नंदिनी भी अपने पीछे सभी बच्चों को देखकर हनी बनी की तरफ आवाज़ देते हुए हनी बनी को बुलाते हुए कहती है, हमारे बच्चे, यह दोनों हमारे बच्चे हैं। वैसे तो हम प्यार से हनी बनी कहते हैं, लेकिन यह युग है और यह सौंदर्य। सभी एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे थे जब उन सबके मुस्कुराहट के बीच एक चीखती हुई आवाज़ आई, कब से आपने मेरी डॉल को अपनी गोद में लेकर रखा है? मुझे मेरी डॉल दीजिए। गुस्से से विराट नंदिनी को घूर रहा था। उसकी मुठिया और कसे हुए जबड़े देखकर एक पल को पंछी हैरान होकर विराट की तरफ देखने लगी। विक्रांत गुस्से से विराट की ओर देखते हुए बोला, वह बच्ची है, डॉल नहीं, ये तुम्हारी बेटी है। विक्रांत ने नंदिनी से पूछा। मुझे लगा ये आपकी बेटी है। नंदिनी ने विक्रांत की बात सुनते ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट। कार्तिक उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए बोला, मतलब यह बच्ची खो गई है? बच्ची जो कि अब तक नंदिनी की गोद में चुप थी, कार्तिक के गोद में आते ही फिर से रोने लगी। उसको रोता देख अपने पापा से डरे बगैर विराट कार्तिक की तरफ देखकर बोला, मेरी डॉल आपको पसंद नहीं करती, वह आपके पास नहीं रहना चाहती। बच्चा, यह डॉल नहीं, जीती जागती इंसान है। विराट आगे बढ़ा और उस बच्चे के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, दीजिए मुझे। कार्तिक विराट की ओर देखता है तो विक्रांत आंखों से ही बच्चे को दे देने के लिए कहा। 5 साल के विराट ने उस 2 साल की बच्ची को जैसे तैसे अपनी गोद में थामा तो बच्ची विराट की गोद में आते ही चुप हो गई। आप सब मेरी डॉल को परेशान कर रहे हो, कहकर विराट उस बच्ची को ले जाकर वहीं बगल में रखे हुए एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे अपने छोटे से गोद में लेकर प्यार से उसके गाल पर बह रहे आंसू को पोंछने लगता है। हमें पता करना चाहिए कि यह बच्चा किसका है, कार्तिक और विक्रांत एक साथ में बोले। पुलिस में खबर कर दी गई, लेकिन यह पता नहीं चला कि वह छोटा बच्चा किसका है। पुलिस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती थी, जबकि विराट अब उसे अपनी गोद से उतारने को तैयार नहीं था, क्योंकि विक्रांत सिंह और कार्तिक कपूर एक बहुत बड़ा नाम था। उनके रिक्वेस्ट पर उस बच्ची को जब तक उसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते तब तक के लिए विक्रांत के घर में रहने के लिए दे दिया जाता है। इस वक्त विक्रांत और कार्तिक दोनों अपने अपने परिवार के साथ एक ही होटल के कमरे में बैठे हैं और खाना खा रहे थे, जहाँ पंछी, विक्रांत, कार्तिक और नंदिनी एक दूसरे के साथ खाना खाकर बिजनेस की बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अपने अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए सौंदर्य, युग और पीहू आपस में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे, जबकि इस कमरे में विराट, जिसको ना तो अपनी मम्मी पापा से कोई मतलब था, नहीं अपनी बहन से
और नए दोस्तों से बात करने में कोई दिलचस्पी ही थी। वह तो एक कोने में बैठे अपने उस डॉल के बालों को कंघी से ठीक करके बांधने की कोशिश कर रहा था, और वह छोटी बच्ची बिस्तर पर पलथी मारकर बैठे अपने हाथ में बिस्किट लिए कभी बिस्किट खाती तो कभी विराट को देखती। कार्निवल के बाद सिंह परिवार अपने घर की तरफ आ जाता है, जबकि कपूर परिवार अपने घर की तरफ चला जाता है। साथ में इस बार इस कार्निवल में जहाँ सौंदर्य और युग की दोस्ती पीहू से हुई थी, तो वहीं विराट को उसकी डॉल मिली थी। घर आते ही विराट उस छोटी बच्ची को अपने कमरे में ले जाने लगता है। तब पंछी उसे लेते हुए कहती है, यह अभी बहुत छोटी है, तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी। जैसे तुम अलग कमरे में सोते हो, यह भी अपने कमरे में सोएगी ना। ठीक है, मैं इसके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। विराट अपने कमरे में जाने लगा तो पंछी आवाज़ देती हुए बोली, विराट, तुम लड़के हो और यह गर्ल है, तो इसके लिए अलग कपड़े होंगे। तुम्हारे कपड़े यह नहीं पहन सकती ना, और तुम बड़े भी हो ना उससे, तुम्हारे कपड़े उसे कैसे फिट होंगे। विराट पहले तो अपनी माँ की बात सुनता है, फिर अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है, वह गर्ल है या बॉय है, जो भी है, मेरे कपड़े उसको जैसे भी होंगे, वो आज के बाद सिर्फ मेरे कपड़े ही पहनेगी। आप उसके लिए दूसरे कपड़े मत लाना। कहकर विराट अपने कमरे में गया और अपनी अलमारी से उसने सारा कपड़ा जो विराट को लगा कि उसे छोटा होगा लेकिन उसकी डॉल को आ जाएगा, लेते हुए अपने कमरे से बाहर आया। अपने हाथों में जितना वह उठा सकता था उठाकर बाहर लेकर आया। सभी कपड़ों को वह पीहू के बगल में रखते हुए बोला, इसके कपड़े हैं, यह यही पहनेगी। पंछी विराट को ऐसा करते देखकर थोड़ी सी घबरा गई। किसी भी बच्चे को, चाहे गुड़िया हो या इंसान, किसी चीज़ को लेकर इतना पॉजेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वह उसे अपनी डॉल समझ रहा था और बस अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। बस उसकी डॉल अब हमेशा उसके पास रहे। शुरू में तो घर के लोगों ने पंछी को यही सलाह दिया कि जैसे विराट बड़ा होगा उसे इस बात का एहसास होगा कि वह डॉल नहीं बल्कि इंसान है। लोग गलत नहीं थे। विराट को इस बात का एहसास हुआ कि जिसे वह डॉल समझता था वह डॉल नहीं बल्कि उसी की तरह एक इंसान है। लेकिन जो पॉजेसिवनेस उसके अंदर आ चुकी थी वह यह जानने के बाद भी कम नहीं हुआ, बल्कि जैसे विराट बड़ा होता गया साथ में उसकी डॉल भी बड़ी होती गई। अपने उस छोटी सी डॉल के क्यूटनेस को देखकर विराट की पॉजेसिवनेस उसके प्रति और ज़्यादा बढ़ती चली गई। वह छोटी सी बच्ची है जिसका नाम क्यारा रखा गया। वह भी विराट के ऐसे रवैयों को अब नॉर्मल समझने लगी थी। क्यारा भले ही बड़ी हो रही थी, लेकिन आज भी उसे ना तो खरीदे हुए कपड़े पहनने की इजाज़त थी, न ही लड़कियों वाले कपड़े पहनने की इजाज़त थी। वह सिर्फ और सिर्फ विराट के कपड़े पहनती थी। स्कूल यूनिफॉर्म में पहली बार उसे देखकर विराट ने पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया था। विक्रांत और पंछी ने क्यारा के फ्यूचर का वास्ता देकर विराट को सिर्फ स्कूल जाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनने देने पर मनाया था। वो पूरे घर के लिए बेशक क्यारा थी, लेकिन विराट के लिए वह उसकी डॉल थी। और धीरे धीरे यह सारी बातें आम होती चली गई। दिवाली आने वाली थी और घर के साफ सफाई का काम चालू था। स्टडी रूम में नौकरों का आना मना था। उसका कारण था कि स्टडी रूम में बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट फाइल्स रहती थी। दिवाली की सफाई के कारण पंछी ने स्टडी रूम को खुद ही साफ करने का सोचा। दोनों बच्चे इस वक्त लक्ष्मी जी के पास सो रहे थे। विक्रांत अभी ऑफिस से आया नहीं था, इसलिए पंछी सभी फाइलों को एक एक करके देखकर ठीक करने लगी। सभी फाइलों का काम हो जाता तो डस्टिंग और बाकी सफाई के लिए वह नौकर को बुलाने वाली थी। फाइल को यहाँ से वहाँ उठाकर रखने में उसके हाथ से एक रेड कलर की फाइल नीचे गिरी और उस फाइल को देखते ही पंछी का ध्यान उस तरफ गया। भूली बिसरी कई सारी यादें अचानक जहन में आने लगे। उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल को शेल्फ में डाला और झुककर उस लाल फाइल को उठा लिया। उसके हाथ मानो जैसे काँप रहे थे उसके पन्ने पलटने के लिए। अपने होठों को अपने दांतों से दबाते हुए उसने उस फाइल की पहले पन्ने को खोला। सामने पंछी का नाम लिखा था। पंछी ने
पेज पलटने के लिए अपने हाथों से उस पन्ने को पकड़ा ही था जब पंछी को महसूस हुआ कि विक्रांत उसके पीछे खड़ा है। विक्रांत जिसके हाथों में इस वक्त उसका कोट था, उसने कोट को जमीन पर फेंका और पंछी के पीछे जाकर अपना एक हाथ पंछी के पेट पर तो दूसरे हाथ से पंछी के उस हाथ को पकड़ता है, जिससे उसने फाइल को पकड़ लिया। अपने चेहरे को पंछी के पीछे से उसके कंधे पर रखकर धीरे से बोला, मत खोलो। पंछी बिना कुछ बोले उस पेज को पलट देती है। विक्रांत उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, प्लीज मेरे लिए, कहकर विक्रांत ने उसके हाथ से फाइल ले लिया तो पंछी के हाथ से फाइल छूट गया। फाइल तो बहुत छोटी चीज़ थी, पंछी विक्रांत के लिए तो कुछ भी कर सकती थी। विक्रांत फाइल को टेबल पर फेंकता है और पंछी को अपनी तरफ घुमाता है। आंखों में आंसू भर पंछी उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखो पंछी, मेरी आंखों में देखो। पंछी अपनी झुकी हुई पलकों को ऊपर करती है और विक्रांत की आंखों में देखती है। आंसुओं से डबडबाई हुई पंछी की आंखें विक्रांत के दिल को कई टुकड़ों में तोड़ गई और उस आंसू से भरी आंखों को देखकर विक्रांत की आंखों में भी नमी उतर आई। फेंकना था पर भूल गया था। विक्रांत बोला, मैं फेंक दूंगी। पंछी ने कहा, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? पंछी बोली, मेरी इतनी गलती को माफ़ करने के लिए, मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, दो इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए, अम्मा के रूप में माँ का प्यार कैसा होता है इस बात का एहसास दिलाने के लिए। पंछी के आंखों में मौजूद आंसू अब मोती बनकर उसके गाल से होते हुए गिर गया। विक्रांत उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम बहुत महान हो। तुमने ना सिर्फ मुझे प्यार का एहसास दिलाया बल्कि उस प्यार को कबूल करके मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ज़िंदगी तो मेरी भी बदली ना विक्रांत। सिर्फ आप थोड़ी ना प्यार करते हैं, मैं भी तो करती हूँ। पंछी ने कहा, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम जिसके भी ज़िंदगी में जाती उसकी ज़िंदगी बन जाती। मेरा ही मुश्किल था, पता नहीं मैं क्या करता। मुझ जैसे बिगड़ैल सन की साइको को कौन बर्दाश्त करता। मेरे पति को आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो बहुत अच्छे हैं। पंछी ने हल्के से मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। विक्रांत अपने चेहरे को नज़दीक लाकर पंछी के माथे से अपने माथे को लगाते हुए बोला, नहीं पंछी, यह सच है। यह ज़िंदगी और ज़िंदगी के सभी खुशियाँ सब तुमसे है, सिर्फ तुमसे। चाहे आज या नॉर्मल लाइफ हो, माँ का प्यार हो या मेरे दोनों बच्चे हो, यह सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। विक्रांत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इसका जिम्मेदार हमारा प्यार है विक्रांत, ना मैं ना आप। ये हम दोनों ने किया है, अपने ज़िंदगी को हमने संवारा है। पंछी ने महसूस किया कि उसके दोनों गालों पर एक एक बूंद आंसू विक्रांत के आंखों से गिरा। विक्रांत अपने एक हाथ से पंछी के कमर को पकड़ा हुआ था तो दूसरा हाथ पंछी के सर पर था। उसका माथा अभी भी पंछी के माथे से लगा हुआ था और आंखें बंद थी, लेकिन बंद आंखों से भी गिर रहे आंसू लगातार पंछी अपने चेहरे पर गिरते हुए महसूस कर रही थी। अपने हाथों को ऊपर करके उसने विक्रांत के पीठ को पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। अपनी आंखों को बंद किए पंछी विक्रांत के पीठ को हल्के हल्के से सहला रही थी। कुछ पल बाद विक्रांत और पंछी दोनों इस वक्त उस फाइल को देख रहे थे जो अभी उस टेबल पर पड़ी हुई थी। यह उस डील की फाइल थी जो विक्रांत और पंछी के बीच में हुआ था। जब विक्रांत ने अपने प्यार को नज़रअंदाज करके पंछी को महज ज़रूरत समझकर उसे 40 लाख रुपए के बदले में 6 मंथ के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्ट लवर बनाया था, आज भी यह फाइल बाकी फाइल के बीच में कहीं छुपी हुई थी, जो आज इन दोनों के सामने आकर अपने पुराने अतीत के पन्नों को एक बार फिर से ताज़ा करके चली गई। मगर अब इन दोनों के बीच के प्यार को किसी एग्रीमेंट या फिर फाइल की ज़रूरत नहीं थी। विक्रांत ने उस फाइल को उठाया और पंछी का हाथ पकड़कर स्टडी रूम के ही एक कोने में बने कटर मशीन के पास लेकर गया। उस कटर मशीन के अंदर उस फाइल को डालते ही फाइल न जाने कितने ही टुकड़ों में कटकर नीचे रखे हुए
उस डब्बे में आकर गिर गया। विक्रांत के सीने पर अपने सर को रखे पंछी उस फाइल को अपनी आंखों के सामने कटते हुए देख रही थी। विक्रांत ने पंछी को गोद में उठाया और अपने स्टडी रूम से ही लगे हुए अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। बेडरूम के अंदर आते ही बेडरूम का दरवाज़ा बंद हुआ। चलिए इन्हें रहने देते हैं दरवाजे के अंदर और हम दरवाजे के बाहर एक साइको की सनक बनकर कुछ महीने परेशान होने के बाद फाइनली पंछी ने कभी न खत्म होने वाला हर वक्त के साथ बढ़ाने वाला प्यार भी विक्रांत से ही पाया। दो प्यारे बच्चे, एक ऐसा ससुराल जहां उसके माँ बाप को पूरी इज्जत मिलती है और एक ऐसा पति जो अपने घर वालों की तरह ही पंछी के माँ पापा की भी इज्जत करता है। पंछी का हर सपना पूरा हो चुका है। अच्छा पति, प्यारे बच्चे और उसके माँ पापा उसके पास है जो उसे हमेशा से चाहिए था। इन दोनों की प्यार भरी कहानी यहीं समाप्त होती है।